स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जॉर्ज पंचम की नाक पार्ट 2 के बारे में। देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या बोला है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों पर और पत्थरों के खान के दौरे के लिए निकल पड़ता है। कुछ दिन बाद वह निराश होकर वहां से लौटता है। उसके चेहरे पर लानत भरा रहता है। उस वो सभा में आता है और सभा में अपना सिर झुकाकर बोलता है कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मुझे इस किस्म का पत्थर नहीं मिला। यह पत्थर ही विदेशी है। सभापति गुस्से में आकर बोलता है, लानत है आपकी अकल पर। विदेशी विदेशियों की हमने सारी चीजें अपना ली हैं, जैसे कि दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा होता है और कुछ देर बाद उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अचानक से उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है कि मैं एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ जाता है। चपरासी को हुक्म दिया जाता है कि सभा में जितने भी दरवाजे रहते हैं और खिड़कियां बंद करने के लिए, और फिर बंद हो जाती हैं सारे दरवाजे और खिड़कियां। और फिर मूर्तिकार कहता है कि हमारे देश में बहुत से नेताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। अगर आप इजाजत दो तो मैं उनका नाक का नाप लेकर जो नाक फिट बैठे वो नाक मैं मूर्ति पर लगा दूं। ये बात सुनकर सब के सब जो सभा में मौजूद रहते हैं वो एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद उनके चेहरे पर खुशी तैरने लगती है और सभापति मूर्तिकार से बहुत धीरे से कहता है कि लेकिन बड़ी होशियारी से उसको इजाज़त मिल जाती है इस काम के लिए। इस पैराग्राफ में इतना ही है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या बोल रहा है। इस पैराग्राफ में बोल रहा है, बता रहे हैं इसमें कि मूर्तिकार देश के दौरे पर निकल पड़ता है। जॉर्ज पच्चम की नाक का जो नाप रहता है वो उसके पास रहता ही है। फिर उस नाप को लेकर दिल्ली से वह मुंबई पहुंचता है, फिर गुजरात, फिर बंगाल, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, केरल, पंजाब आदि इन सब जगह होकर सब नेता इन इन सब जगह देशों में जो नेताओं की मूर्ति रहती है उन सब का नाक का नाप लेकर वो फिर वापस दिल्ली लौटता है। फिर दिल्ली में वो सभा में प्रकट होता है और फिर बोलता है कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया हूँ, पर इस नाक का नाप नहीं मिला। जितनी भी मूर्तियों का नाक है वो सब जॉर्ज पंचम की नाक से बड़े हैं। तो उसके बाद फिर वो सारे के सारे जो रहते हैं सभा में वो गुस्सा हो जाते हैं ये बात सुनकर। उसके बाद फिर मूर्तिकार बोलता है, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वो जो है वहां से भी निकल जाता है। फिर उन बच्चों का नाप बच्चों के नाक का नाप लेने लगता है, लेकिन ये नाक का नाप भी फिट नहीं होता। उसके बाद अ, उसके बाद फिर ये आता है और फिर कहता है कि बताइए अब मैं क्या करूं। इस पैराग्राफ में नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। इस पैराग्राफ में बोला है कि राजधानी दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में सब तैयारियां हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी वो भी नहलाया उसको भी नहलाया गया था। सब कुछ था दिल्ली में, बस एक की कमी थी जो है जॉर्ज पंचम की नाक। बात फिर बड़े हुकुमों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लग पाई तो रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो अपनी ही नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार हार मानने वालों में से था नहीं। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जो आइडिया था, अ, फिर उसने फिर से वही बात बोली कि सभा के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करवा दी जाए। यही हुआ, फिर से बंद करवा दी गई। और फिर उसने बोला, क्योंकि हमें नाक लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरी यह राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक तो मिलेगी ही मिलेगी। क्यों ना हम उस जिंदा नाक को काट कर मूर्ति पर लगा दिया जाए। यह बात सुनकर पूरे सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार अचानक घबराते हुए बोला कि आप लोग चिंता क्यों करते हो। यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए।
कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। इस पैराग्राफ में इतना ही था। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। अखबारों में सिर्फ इतना ही छापा गया कि नाक का मसला हल हो चुका है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की जो नाक नाक मूर्ति थी, उस पर नाक लगा लगाना काम जारी है, लगने वाला है। नाक लगाने से पहले ही हथियारबंद वहां पे जो सैनिक थे वो तैनात करवा दिए गए थे। मूर्ति के आसपास जो तालाब था उनको साफ करके उसके अंदर का गंदगी निकाल के साफ पानी भरा गया, शुद्ध पानी भरा गया उसके अंदर, ताकि जो नाक है वो सूखे ना। उसके बाद इस बात को जो थी, इस बात को बहुत मतलब छुपा कर रखा गया। इस इन सब की तैयारियां थी वो भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आ रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से, जो मूर्तिकार ने अपना हल बताया था, वही उसी पे वो खुद परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी थी और उन्होंने पूरी कर दी, लेकिन इस शर्त पर पूरी की थी कि आप हमें एक खास दिन पर ये नाक हर हालत में मूर्ति पर लगा देंगे, इसलिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में सब अखबारों ने अखबारें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी कि ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, वो असली लगती है। लेकिन उस दिन अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी। उसे दिन देश में उस दिन था, देश में कोई भी उद्घाटन की खबर नहीं आई थी कि किसी ने कोई सा फीता भी नहीं काटा था, और कहीं सार्वजनिक सभा भी नहीं बैठी थी, और कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था। कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं किया गया था। किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक नाक तो सिर्फ एक ही चाहिए थी, और वो भी भूत के लिए। इस स्टोरी में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना